सभागार में उपस्थित हमारी सभी सम्मानित बहनों को, भाइयों को, अलग अलग एनजीओ से जुड़े सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, अलग अलग नाम ही ले रही हूँ, आप सभी को मेरा जोहार। मुझे यह देखकर कि अभी भी माइग्रेशन पर बात करनी पड़ रही है, दुख होता है कि इतने सारे अच्छे एनजीओ जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सची जी और सब लोग आप लोग बैठे हुए हैं, और इसके बावजूद मुझे लगता है 20-25 साल से तो हम ही लोग देख रहे हैं माइग्रेशन की समस्या और ट्रैफिकिंग की समस्या पर हम लोग सैकड़ों इस तरह का कार्यशाला कर चुके हैं, आमंत्रित हो चुके हैं। मैं विमेंस कमीशन में थी तब देश विदेश के बहुत सारे एनजीओ यहाँ आए और हमारे स्टेट की अलग अलग जितनी भी एनजीओ है सबने मिलकर इतना काम किया, सरकार ने भी काम किया, फिर भी आज इस तरह की कार्यशाला करने की जरूरत पड़ रही है, ये बहुत दुखद है। और अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों से झारखंड को छुटकारा दिलाए। सरकार भी अभी ये संकल्प ले रही है कि हमें अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम इस पूरे देश में सबसे धनी राज्य में रहते हैं और यहाँ पर जो जितने माइंस हैं और जितने मिनरल्स हम लोग पूरे देश को सप्लाई करते हैं, कोयला, लोहा से लेकर सब कुछ, पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ एक जगह पर इतने तरह की खनिज संपदा मिलती है। और अभी सची जी ने भी कहा कि बाहर के लोग यहाँ आने के लिए प्रयास करते हैं और यहाँ के लोग क्यों आखिर बाहर जा रहे हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है, क्योंकि जितनी सुविधाएं सरकार के स्तर पर भी मिल रही हैं और तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, अभी तक शायद वो लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है या लोग लेना नहीं चाह रहे हैं या उन्हें कोई बरकरार रहा है। पहले आपको पता होगा कि पन्नालाल जैसे ऐसे ट्रैफिकर्स हुए जो 15-15 हजार महिलाओं की तस्करी उन्होंने की है और जेल में है। वो गुबला, सिमडेगा, खूंटी जैसे गरीब इलाकों से महिलाओं को ले जाकर सब विभाग दिखा के कि नौकरी मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे, उन्हें बाहर रखा। महिलाओं ने बहुत कुछ झेला, बहुत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी यहाँ पर बहुत सारे बने थे उन दिनों, सबको रेस्क्यू करके लाया भी गया, लेकिन यहाँ पर सुविधा के अभाव में फिर से वो वापस चले गए और वो सिलसिला शायद अभी तक रुका नहीं है। कोविड के समय में जब बाहर से हमारे मजदूर भाइयों बहनों को स्टेट में लाया जा रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग कुछ ऐसा प्रयास करें कि जो वापस आए हैं फिर उनको बाहर जाने की नौबत ना आए, ताकि अपने ही राज्य में रहकर हमारी बहनें भी बहुत सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, आजीविका से जुड़ सके। उसके प्रयास स्वरूप बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, इसके अलावा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, फोटो हो खेल योजना है, अभी मैया सम्मान योजना जो लॉन्च हुआ है, इसीलिए कि कुछ हाथ खर्च मिल जाए हमारी माताओं बहनों को, ताकि उनको अपने पॉकेट मनी के लिए किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े। हालांकि वो बहुत मेहनती हैं, वो घर बाहर काम करती हैं, खेतों में जाकर भी मेहनत कर रही हैं, हाट बाजार भी जा रही है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन शायद वो ठीक से जुड़ नहीं पा रही, क्योंकि ये जो पलाश ब्रांड है वो तो इसीलिए बनाया गया सरकार द्वारा कि वो ट्रेनिंग ले ले स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। यहाँ से समूह जो बना हुआ है सखी मंडल और समूह में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट कराया जाए, लोन मिले, ताकि उस सब्सिडी में लोन मिले, ताकि उस पैसे से वो कुछ जो भी सीखी है उससे सामान बना सके। उसको खरीदने की जिम्मेदारी सरकार भी ले रही थी कि पलाश ब्रांड के माध्यम से उसको लेके एक अपना सरकारी ब्रांड नेम देकर उसको बाहर बेचा जाए, चाहे वो किसी बढ़ता है। तो शाम को 6 बजे के बाद कोई महिला खूंटी या सिमडेगा, गुमला से शाम को वो ट्रैवल नहीं कर सकती या करना भी नहीं सुरक्षित नहीं है, और शहर में रहकर काम करना बहुत महंगा होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा किराया है घर वगैरह का। तो शायद इसीलिए तो मुझे लगता है कि ये एक सॉल्यूशन है जिसके लिए मैं भी इस बात को उठाई हूँ कि अगर यहाँ लोकल ट्रेन की सुविधा हो जाए तो मुझे लगता है कि माइग्रेशन कम हो सकता है, क्योंकि फिर वो अपने घर में भी रहेंगी महिलाएं, बच्चों को भी देखेंगी, उनकी पढ़ाई में भी ध्यान दे पाएंगी,
खेत भी देखेंगी और साथ में वो शहर में आके कुछ रोजगार करके भी शाम को या रात को घर लौट सकती हैं सुरक्षित। और इसमें एक और हो सकता है, जैसे उन शहरों में कोलकाता का मैं देखती हूँ कि गांव की महिलाएं बाहर नहीं जाती हैं, बल्कि बाहर से कुछ व्यापारी आते हैं गांव में। वो जैसे आके उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देकर उनसे काम कराते हैं, उनको एक पुष्ट कलेक्ट करते हैं और फिर वापस ले जाके बेचते हैं। मैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बांकुड़ा साइड में, जिसमें मैंने देखा कि वो लोग बेल, हमारे यहाँ में हम लोग गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत जगह में बेल के पेड़ हैं और बेल पेड़ में ही सूख के ऐसे पड़े रहते हैं, खराब हो जाते हैं। वो लोग उस बेल को उतार के, छोटा छोटा मशीन है सब घर में, और काट के इतना छोटा छोटा मोती जैसा उसका बनाते हैं, मतलब काट के टुकड़ा करके और उसमें नीडल से उसको छेद भी करते हैं, मशीन में होता है सब कुछ, और उसकी माला बनाते हैं। और एक एक, जैसे एक माला दो माला, कोई 20 माला बना रहा है हफ्ते में, कोई 50, और व्यापारी आकर उस माला को उनसे होलसेल रेट में खरीद लेते हैं और कहते हैं कि उसको ले जाके बेचते हैं अंडमान निकोबार साइड में और कहाँ कहाँ, उसका बहुत मांग है उस माला। तो इस तरह से हम लोग कुछ अगर मान लीजिए लोकल ट्रेन वगैरह भी हो जाए तो वहां से यहाँ से व्यापार। अच्छा, और जैसे मैं बताऊँ, ईद के समय में जरी के कपड़ों की बहुत मांग होती है, तो कोलकाता में हम देखते हैं कि कुछ गांव ऐसे हैं जो सिर्फ जरी का काम करते हैं और वो व्यापारी कोलकाता से आते हैं, उनको पहले सिखा देते हैं कुछ दिन, उसके बाद उनको दे देते हैं कि ये बनाओ, वो लोग बनाते हैं, पूरा का पूरा गाँव जरी का काम कर रहा है, फिर ईद के समय में आके लेके चले गए। आप देखिए दुर्गा पूजा में रांची, कोलकाता, जमशेदपुर, अलग अलग शहरों में जो पंडाल बनते हैं, तो यहाँ पर हम सुनते हैं कि एक पंडाल 35 लाख 50 लाख का होता है, उसका लगता है पैसा। तो जो कारीगर आते हैं यहाँ आके नहीं बनाते, वो साल भर अपने गांव में बैठकर अपने घर के बच्चों, बुजुर्गों, जो भी खाली टाइम जिनके पास है, वो लोग मिल के धान से, शोला से, नारियल के छिलके से, उसके ये से, पाट से, जूट से, सब चीजों से वो लोग अपना दिमाग से, इससे क्या होता है कि जो पुश्तैनी, जो पारंपरिक जो विद्या है, जो लोक कलाएं हैं, वो भी संरक्षित हो जाती हैं और उससे वो लोग साल भर अपना दिमाग लगा के, उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, उसको करके वो बना बना के रख लेते हैं पीस पीस करके।